हाँ जी, कितने लोग ऑनलाइन है? ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग क्लास के लिए आए जल्दी। हाँ जी मुबीन, कैसी हो? ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से, लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ जी मुबीन, इन्फॉर्म कर दिया ग्रुप में। ग्रुप में मैसेज किया, ऑनलाइन हो सब लोग जल्दी से। आज हमने फोबिक डिसऑर्डर से पढ़ना था। फोबिया क्या है? इंटेंस
irrational fear responses हैं to an external object। क्या है? इंटेंस यानी कि बहुत फेयर, और इरेशनल बगैर किसी रैशनल के, बगैर किसी रीजन के, या बगैर किसी लॉजिक के फियर होता है, फियर रिस्पॉन्स होता है किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ, एक्टिविटी की तरफ और सिचुएशन की तरफ। इट कॉजेज स्वेयर, डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर फंक्शनिंग। ठीक है। और ये क्या करवाता है? स्वेयर डिस्ट्रेस करवाता है और इम्पेयर फंक्शनिंग करवा देता है। ठीक है। इंटरवेंशन इसकी क्या है? नॉन क्रिटिकल एटीट्यूड होता है पेशेंट का, और प्रोवाइड एक्टिविटीज। ठीक है। फिजिकल केयर एंड कंफर्ट नीड्स होती है इसके लिए, और बिहेवियर इज अ मेथड ऑफ कुपिंग। कॉजेज क्या है? कॉग्निटिव थ्योरीज के लिए इम्प्लीमेंट होगी, नेगेटिव थिंकिंग होती है, इरेशनल आइडियाज होते हैं। जेनेटिक्स इसकी रीजन हो सकती है। ठीक है। जीन में अगर इस तरह की बात हो। ठीक है। बायोकेमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक्सेसिव सीरोटोनिन डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, और ये एंजाइटी करवा रहे हैं। बहुत ज्यादा एंजाइटी जो है वो भी फियर करवाती है। गाबा है, चेंजेस इन द सोसाइटी वैल्यूज हो, कल्चर हो। ठीक है। और फूड एक्सरसाइज वगैरह हो तो वो भी रीजन बनता है। चेंजेस इन सोसाइटी, सोसाइटी और वैल्यूज और कल्चर में कैसे आएगा कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा बंदा आ गया और वो इस तरह की धूम मचा रहा है कि मुझे इस तरह से नजर आ रही हैं चीजें, या मैं महसूस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, या ये कह लो कि सोसाइटी किस तरीके से इन्वॉल्व होती है। सोसाइटी किस तरह से होती है? जैसे सोसाइटी में अगर ये कह दिया जाए, मुझे याद है बचपन में जो हमने स्टोरी सुनी थी, रात के टाइम कहते थे कि हमारे हमारे मोहल्ले में या हमारे इलाके में, ओवरऑल ये मशहूरी हुई हुई थी, मैंने जो सुनी थी कि रात के टाइम बाहर नहीं निकलना, रात के टाइम सरकटा घूम रहा है, सर कटा हुआ आदमी घूम रहा है, उसने हाथ में अपना सर पकड़ा हुआ है और वो घूमता है। और ये जो फोबिया था ना, रात के टाइम बाहर नहीं निकलना, वो सबको नजर आता है। तो ये बड़ा ही ज्यादा था बच्चों, बड़ों का तो पता नहीं, लेकिन जिस लेवल के हम बच्चे थे, हमें तो बहुत ही फोबिया था। हमने तो फिर शाम होनी ना, हल्का अंधेरा ही होना, 12 तो हम बजते देखते ही नहीं थे कभी बचपन में, कि 12 कब बजते हैं। 8-9 बजे सुला दिया जाता था, चलो जी सो जाओ सो जाओ, स्पेशली सर्दियों में। तो 8-9 बजे ही हमारी तो रात हो जाती थी। तो 8-9 बजे ही हमने फिर डर डर के बाहर निकलना, किचन से वॉशरूम, किचन से रूम में जाने के लिए भाग कर जाना। इस तरह हालात होते। हमारा एक डॉगी था पोपी, उसको हमने रोटी देने के लिए जाना उसके एरिया में, तो रोटी डाल के भाग आना। और जब रोटी दे के भागना तो उसने हमारे पीछे भागना कि जैसे ये हमारे साथ खेल रहे हैं, और हमने जब उसने पीछे भागना, हमने और तेज भागना कि लगता है हमारे पीछे आ गया सरकटा। ये हालात होते थे। तो ये क्या है? ये सोसाइटी वाइज है, ये कम्युनिटी वाइज है, ये सोसाइटी वाइज है कि इस तरह से रूमर जो फैला दिए जाते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है स्त्री मूवी। स्त्री आपको याद है? उसमें ऐसा था ना, रात को स्त्री घूमती है, कोई बाहर नहीं निकलता। तो ये सोसाइटी वाइज और ये वैल्यू वाइज आ जाता है। अच्छा, असेसमेंट हम कैसे करेंगे पीयर की? हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जाम करेंगे, मेडिकेशन होंगी, एम्फेटामिन है इसके लिए,
एंटीकोलर्जिक्स देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे, एपिनेफ्रिन एक्सेट्रा है, ओटीसी ड्रग्स देंगे। स्क्रीनिंग में क्या है, मिनी इंटरनेशनल न्यूरोसाइकेट्रिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, इंटरव्यू। ठीक है, ये सारी चीजें चलेंगी। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे काम किया जाएगा ताकि रिड्यूस किया जाए ऑटोमेटिक नेगेटिव परसेप्शंस को और इरेशनल बिहेव्स को। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी जिसमें बिहेवियर अप्रोचेज है और डिसेंसिटाइजेशन है और फार्माकोथेरेपी है। फार्माथेरेपी दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएंगी, इसमें फ्लोमोक्सामिन दी जाएगी, प्रोजैक है, पैक्सिल है। ये मेडिसिन के जेनेरिक और इस तरह से नेम है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हैं और इस तरह की मेडिसिन जो है वो यूज करवाई जाएंगी। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है इसके लिए, केस फाइंडिंग्स हैं, एवेल्युएट किया जाएगा, ट्रीटमेंट देखी जाएगी। एजुकेटर इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, नॉलेज और स्किल्स टू कोप विद एंजाइटी। पेशेंट्स को ऐसे पेशेंट को एजुकेशन दी जाएगी ताकि वो और उसको नॉलेज और स्किल्स दी जाएंगी ताकि वो कोप कर सके अपनी एंजाइटी के साथ। आइडेंटिफाइंग लोकल रिसोर्सेज को देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा किस तरह से हम लोगों का फोबिया कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अब यही एग्जांपल मैं आपको इसके साथ दूंगी कि लोकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं हमारे वही लोग जो कि खौफ फैला रहे हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, हमारी जो वैल्यूज हैं। अब वैल्यूज में क्या चीज आ जाएगी कि हमारी ये वैल्यूज है कि अगर अगर इस तरह का कोई भी फोबिया है तो उसके लिए सब मिलके कंबाइंड प्रेयर करेंगे अपने इलाके में। ठीक है, और हम सारे मिलके दुआ करेंगे। इस तरह की जो है ना वो होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कि हम कंबाइन मिलके जब दुआ करेंगे, हम अगर माफी की दुआ करेंगे तो ये जो आफत आई हुई है ये टल जाएगी। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो आफत आई हुई है वो टल जाएगी अगर हम माफी मांगेंगे तो। ठीक है, लोकल रिसोर्सेज में ये हो गया जब लोग आपस में मिलके कुछ रिचुअल्स वगैरह करते हैं और कुछ जो उनकी प्रैक्टिसेस है उन पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इसका एक सोल्यूशन है, एक एग्जांपल है कि जैसे उन लोगों ने देखा कि ये जो स्त्री है ये बहुत ज्यादा तंग कर रही है, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि बीच में दो चार लोगों ने मिलके जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, नहीं, जो दो चार लोगों ने मिलके ये सोचा कि हम उसका पीछा करते हैं और उसको हम किसी तरीके से स्त्री को भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये लोकल रिसोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया उन्होंने और इस मसले का हल करने की कोशिश की। ठीक है, लोकल रिसोर्सेज इस तरह से इन्वॉल्व होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे और रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट द एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड एडवोकेट फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, चीजों को डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट किया जाएगा एंजाइटी डिसऑर्डर्स को और एडवोकेट किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और एएसडी है इसके अंदर। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, इंटेंस फियर होगा, बहुत स्वेयर हॉरर और सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस फील होगी। ठीक है, खौफ आएगा बहुत ज्यादा, एक डर होगा लेकिन एक खौफ होगा। ठीक है, डिसएसोसिएटिव सिम्टम्स होंगे, प्रिविलेंस में 50 to 70% लाइफ टाइम होगा।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, इसमें क्या होगा कि कैन अकर 10 to 20 years फास्टर लेटर, सॉरी फास्टर नहीं लेटर। यानी कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, अगर पहले कोई ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, उसकी वजह से हुआ है, तो ये 10 से 20 साल बाद भी आ सकता है। ठीक है। इसमें डिनाइल और रिप्रेशन, सुप्रेशन, विड्रॉल फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस है। ठीक है। नाइटमेयर्स हैं, अल्यूजन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, सुसाइडल आइडिएशन है और सब्सटेंस अब्यूज है। हम फोबिक डिसऑर्डर देख रहे थे, उसमें नर्सिंग इम्प्लीकेशन में और क्या चीजें ऐड कर सकते हो आप? नर्सिस और किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है इम्प्लीमेंट करने में चीजों को? जी। हाँ जी, मोबीन, नबीला, मेरीन, अई सलीम, एमन राहत, अमारा, जवेरिया प्रशिश। बताओ मुझे कि नर्सिस इम्प्लीकेशन और किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं या एनहांस कर सकते हैं? ठीक है, मेडिकेशन होगी और? हाँ जी अदीज, मेडिकेशन है। और बाकी लोग? हाँ जी अदीज, एंक्सियोलाइटिक्स है और इसके अलावा? ये तो सारी मेडिसिन ही है ना। मेडिसिन के अलावा नर्सिंग, नर्सिस किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होके पेशेंट का फियर कम करने में हेल्प कर सकती है नर्सिंग इम्प्लीकेशन में? और क्या चीजें आ सकती हैं? अब जैसे हम आपको, आपने साइकेट्रिस्ट में भी पढ़ा होगा, साइकेट्रिक में भी, कि साइकोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। हाँ, स्ट्रेस थेरेपी देंगे यदि, ठीक है। और मेडिटेशन थेरेपी है, मूड चेंजिंग थेरेपी हम देंगे। उसको ये बताएंगे अपना माइंड कैसे डाइवर्ट करो, इस तरह से दो चार बातें बताएंगे। अब जैसे एज अ नर्स और एज अ टीचर, मैंने कल आपको बताया कि आप अपने खौफ पे किस तरह काबू पा सकते हो। आप अपने माइंड को चेंज करो, आप अपनी जगह को चेंज करो। और वो जो ट्रिगर पॉइंट होगा जो आपको इस तरफ लेके जाता है, उस ट्रिगर से आपने अवॉइड करना है। जैसे कि महरीन कह रही है मैम, हम उनकी काउंसलिंग काउंसलिंग करके पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है, गुड। मीरब कह रही है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। और अरीज कह रही है कि माइंड डाइवर्टिंग एक्टिविटीज करवाएंगे, ठीक है, गुड। और? ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में हमने देखा है कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमा की वजह से या एएसडी की वजह से एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं। अब जिस तरह से अगर किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा इस तरह का इवेंट हुआ है, तो वो बचपन वो आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है।
लेकिन वो खत्म नहीं होता। लेकिन जब उसका दिल करता है वो एकदम पीछे से निकल के सामने आ जाता है, और फिर क्या करता है कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाता है और फिर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। ठीक है। और उसको मेंटल डिप्रेशन में ले जाता है। इसके साइन सिम्टम्स में क्या है? इंटेंस फियर होगा, बहुत ज्यादा खौफ आएगा पेशेंट को। हॉरर होगा। और सेंस ऑफ होपलेसनेस, पेशेंट जो है वो सेंस ऑफ होपलेस फील करेगा। और इसके अलावा डिसोसिएटिव सिम्टम्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी एक ले लो कि कुछ लोग रातों को उठ के चीखे मारते हैं। ठीक है। कुछ कोई बच्चे हैं जो रातों को उठ के चीखे मारते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बचपन में इस तरह का कोई मिसहैप देखा होता है जो उन्हें भूलता नहीं है, वो बार बार उनके दिमाग में आता रहता है। ठीक है। वो प्रॉब्लम करवाता है। इसके अलावा प्रिविलेंस में क्या है? 50 to 70% लाइफ टाइम होगा। ठीक है। इन लोगों का पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो कैन अकर 10 to 20 years लेटर। 10 से 20 साल बाद भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अब टाइम गुजर गया अब इसको नहीं होगा, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस में इतना ज्यादा एक्टिवली बैठा होता है दुबक के कि वो कभी भी आ जाता है। लेकिन बस एक पॉइंट पॉइंट कहीं पे ट्रिगर हो, यानी कि जरा सी भी एंजाइटी मिले तो वो वाला खौफ आ जाता है। इसमें डिनायल सिचुएशन होती है, हर चीज से डिनाई करना। रिप्रेशन होता है, सुप्रेशन होता है, हर चीज सुप्रेस हो जाती है। विड्रॉल, हर एक चीज को विड्रॉ करने का मूड करता है, जैसे कि किसी भी चीज में, किसी भी काम में हाथ नहीं डालना। हर एक चीज से हामी तो भरनी है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वो करना ना। ठीक है। फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, पेशेंट जो है वो खुद में होपलेस फील करेगा। नाइटमेयर्स होंगे। ठीक है। रातों को उठना, रोना, चीखना, नाइटमेयर्स ये है, यानी कि बुरे ख्वाब आना। इल्यूजन्स है, इल्यूजन्स पेशेंट को फील होंगी बहुत ज्यादा। और डिप्रेशन होगा, इल्यूजन्स में भी चीजें महसूस होंगी। डिप्रेशन होगा, सुसाइडल आइडिएशन आएंगी। वो इतना ज्यादा, वो पोस्ट ट्रॉमा जो है वो दिमाग में इतना घूमेगा कि सुसाइड करने की पेशेंट कोशिश करेगा। ज्यादातर ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक होते हैं ये तब होते हैं जब किसी ने बड़े लेवल पे जंगे देखी होती हैं। जब कोई बहुत ज्यादा जंग वगैरह देखी होती है तो वो बहुत ज्यादा मौतें अपने हाथों से देखना और करना। और स्पेशली जो आर्मी के लोग होते हैं वो बेचारे इस प्रॉब्लम से ज्यादातर गुजरते हैं। सब्सटेंस अब्यूज की तरफ लोग चले जाते हैं। इंटरवेंशन क्या है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की? इंटरवेंशन में क्या है? सबसे पहले नॉन जजमेंटल होगा। नॉन जजमेंटल होना है, बेवजह की जजमेंट नहीं झाड़नी। ठीक है। एम्पैथेटिक होगा, अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, ऑनेस्ट हो। और नॉर्मल रिएक्शन हो टूवर्ड्स अ ट्रॉमा। आप नॉर्मल रिएक्शन दो उसके ट्रॉमा की तरफ। ट्रॉमा किसी भी लेवल का हो सकता है। और कनेक्शंस बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के दरमियान में कनेक्शंस करने की कोशिश करना है। ठीक है। सेफ सेफ वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स होना चाहिए, स्पेशली एंगर पे। ठीक है। जो चीजें वो वर्बलाइज करे, जो वो बताए, वो सेफ होना चाहिए। आप ध्यान से सुनो। सेफ वर्बलाइज फीलिंग हो, यानी कि ये ना हो कि उसको आदत है अब कि वो बोलते बोलते सिर फाड़ देता। ठीक है, किसी सामने वाले बंदे का।
या बोलते बोलते खुद टकरे मारने लग जाता है बताते बताते कि मुझे ये चीज बार बार नजर आ रही है। या फिर इस तरह से होता है कि इतनी टेंशन वो ले रहा है कि टेंशन में वो अपना नुकसान कर देगा। ठीक है, या वो आपसे बात करने के लिए आपने उसको बाहर निकाला, आपने कहा आज सर्दी बहुत है तो आज वो टेरेस पे धूप निकली हुई है वहां जाके बैठते हैं। आपको आपसे वो कन्वर्सेशन कर रहा है, आपसे वो बात कर रहा है, और करते करते वो छत से छलांग लगा देता है क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, उसको कोई सुकून नहीं मिल रहा। तो बेसिकली इनका जो ट्रिगर पॉइंट होता है उससे भी इनको दूर रखते हैं। स्पेशली एंगर में। फिर उसके अलावा अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी है, वो हम यूज करेंगे। अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी, मेरा ख्याल है अडेप्टेशन हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजीज क्या हैं? क्या किस तरह से अडेप्टेशन हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे? व्हाट इज अडेप्टेशन? एक्सरसाइज करेंगे, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज होगी, रिलैक्सेशन होगी इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। एक्सरसाइज के थ्रू हम रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी लेंगे, बजाय इसके कि पेशेंट अल्कोहल पिए या ड्रग्स वगैरह ले। जैसे जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो अल्कोहल और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। प्रोग्रेसिव रिव्यू ऑफ द ट्रॉमा होगा। ठीक है, और इसके अलावा इन इवेंट्स होंगे, ग्रीविंग प्रोसेस से जो है उससे गुजरेगा पेशेंट। एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या इन पेशेंट्स का, रीच का क्वेश्चन है, क्या इन पेशेंट्स का सुपर नेचुरल थिंग्स के साथ इंटरेक्शन होता है? नहीं, इसमें वो चीजें नहीं आती इंटरेक्शन में। होता ये है बेसिकली, मैंने आपको ये बताया था उस दिन भी, मैंने अभी भी आपको बताया कि अलुयंस होती हैं। अलुयंस क्या है? अलुयंस हो गया, डिल्यूजन्स हो गए, कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती इनको वो नजर आती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि मुझे वो फलानी चीज नजर आ रही है, मेरे सामने जंगे हो रही, मेरे सामने लोग मर रहे हैं, हर तरफ खून ही खून है, खून ही खून है। इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। ठीक है, या किसी का मर्डर देखा होता है तो वो, यानी कि बड़े से बड़े लेवल का जो वो होता है, कह लो जो ट्रॉमा देखा होता है, जैसे कि किसी के एक्सीडेंट की वजह से कोई मर गया अपना फैमिली मेंबर, तो वो उसको भूलता नहीं है, रातों को उठ उठ के उसको याद आता है कि मैंने, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ और मेरी वजह से मेरा कोई रिश्तेदार मर गया। तो ये भी एक ट्रॉमा है जो कि दिमाग में बैठ जाता है, वो फिर जाता नहीं है। जैसे किसी का अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, कि जिस तरह से रेप्स वगैरह होते हैं, किसी का बचपन में रेप हुआ या अडल्टहुड में, चाइल्डहुड में हुआ, तो वो चीज उसको नहीं भूलती, वो उसको बार बार याद आती है, वो उठ उठ के रातों को चीखें मारता है। या फिर जो भी मेल है या फीमेल है उसको वो चीजें याद आती हैं। ठीक है, मेल्स के भी रेप होते हैं, तो वो वाली चीज जो है वो उसको बार बार सताती है, याद आती है, और दिमाग में कहीं बैठी होती है, उसकी वजह से उसको कभी भी पैनिक अटैक्स होते हैं। अब उसके साथ वो सिचुएशन हुई है, बताता नहीं है या बताया नहीं है, लेकिन उसको जब जब उसकी वजह से एंजाइटी होगी तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा। इस तरह की सिचुएशन है ये, बेसिकली इसे कहते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक। अब एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होंगे? अब मैंने आपसे पूछा अडेप्टेशन क्या है, आपका ये क्वेश्चन था कि वो करना। अडेप्टेशन थेरेपी का मतलब है कि चीजों को अडॉप्ट करना, अडेप्ट करना, अपनी लाइफ में लाना, और उसकी वजह से अपने जो प्रीवियस एक्टिविटीज हैं या प्रीवियस थिंकिंग है उसको स्टॉप करना। ठीक है, हाँ, लाइक इन मेनिया हो गया। ठीक है, अब इसी तरह जिन लोगों को सुपर नेचुरल पावर का, जैसे अरीज ने पूछा है, सुपर नेचुरल पावर
एक्चुअली एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करता उन लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पूरा मेंटल इन्वॉल्व है, पूरा माइंड इन्वॉल्व है, और ये बात हो रही है एंजाइटी की, तो एंजाइटी आपके सामने बहुत सारी चीजें खड़ी कर देती है। एंजाइटी में स्वेयर जो एंजाइटी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने आपको बताया कि अल्यूजन्स होती हैं, अल्यूजन्स में रस्सी भी पड़ी हुई दूर से लग रही होती है, ये सांप है, और वो हिलता हुआ भी नजर आता है लोगों को। ठीक है। जैसे एंजाइटी अगर प्रोलॉन्ग जाए तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो डिप्रेशन है वो शिजोफ्रेनिया में। और शिजोफ्रेनिया की एक क्वालिटी है कि वो आपको डिल्यूजन्स लाजमी करवाता है, यानी कि आपको वो चीजें नजर आती हैं जो नहीं होती, वो चीजें दिखाई देती हैं जो नहीं होती, और वो इवेंट्स आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं जो कि हुए नहीं होते। इंसान ये महसूस करने लग जाता है कि ये मेरी लाइफ में हुआ हुआ है पहले, मैंने ये काम किए हुए हैं, वो अपनी स्टोरियां घड़ी होती हैं उसने, और उसके माइंड में उन स्टोरियों में वो जिया होता है। ठीक है। हाँ। अब जैसे शिजोफ्रेनिया में जैसे कि अब इसकी एग्जांपल है, वो आपने मूवी देखी है ना, खामोशी, मदहोशी, खामोशी नहीं मदहोशी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसकी वो पाशा की। उसमें वो शिजोफ्रेनिया पे बनी हुई है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते रियल में, लेकिन उसको नजर आता है। ठीक है, उसने उसके साथ वो सारी जिंदगी जी होती है, वो हर वक्त उसके साथ होता है। ठीक है। और इसी तरह शिजोफ्रेनिया पे एक और भी मूवी बनी हुई है, कंगना की। तो उसमें भी ऐसे होता है, कुछ लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, कोई कर लेते हैं कोई भी ऐसे ट्रॉमा को। हाँ, जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं कि वो मेंटली हेल्दी होते हैं, उनको वो चीज भूलना, जिनकी अपनी सोच पे जिनका कंट्रोल है, जिनका अपने अपनी प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल है, इमोशंस पे कंट्रोल है, वो हर एक चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी के इमोशन जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है, और वो टू मच इमोशंस जो है वो भी एंजाइटी करवाते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी एंजाइटी करवाता है। अब इसी तरह अगर कोई मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि आप अपनी सोचों पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करो, इनको खुद को कंट्रोल ना करने दो, बल्कि आप इनको कंट्रोल करो, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। अब जो लोग और फिर एक और चीज होती है कि जो हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनको वो ट्रिगर नहीं मिलता दोबारा उस चीज का, बार बार दोहराई नहीं जाती, उसके ताने नहीं मिलते, वो चीज जो है वो बार बार कानों में डाली नहीं जाती। ठीक है, ये भी फायदा होता है। इस तरह की फैमिलीज में भी लोग सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि अगर ट्रिगर एक एग्जांपल ये ले लो कि जैसे एक बच्चा है या एक फीमेल है या कोई बच्ची है, उसके साथ इस तरह से हुआ है। ठीक है। तो वो चीज अगर रेपिटेटिव हो गई, यानी कि अगर किसी का रेप हुआ है या किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, और कोई मामा मामी उसको मारते हैं, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं जिनके घर में वो रहता है। ठीक है। और फिर इसके साथ ये हुआ कि उसको फिर ये किया कि उस बंदे को वहां से किसी जो है वो यतीम खाने में, किसी ऑर्फनेज वगैरह में भेज दिया। और जो वहाँ का ऑर्फनेज वगैरह का जो मामा शामा है, वो भी जो मालिक है या जो बने होते हैं वहाँ के ओनर होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो भी इसी तरह का सलूक करता है, मार कुटाई करता है, या वो बच्चों के साथ रेप करता है। ये वाले बड़े कहानियां सुनने में मिलती है, तो वो उसका ट्रिगर पॉइंट है, वो उसकी एंजाइटी को बढ़ाएगा, वो कम नहीं करेगा। ठीक है। तो उसकी वजह से वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रीनिया, ये चीजें उसकी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर में सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हिस्टेरिया है, और ब्रेकर्स सिंड्रोम है। एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड एंजाइटी एक्सप्रेस होती है थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है। caused by an interaction of neurobiological
साइकोलॉजिकल एंड फेमिलियर फैक्टर्स हैं। ठीक है। एंजाइटी जो है वो एक्सप्रेस्ड होती है थ्रू फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू। ठीक है। सोमेटोफॉर्म में अगर हम बात करें तो एंजाइटी इज एक्सपीरियंस थ्रू, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, या उसको खौफ आने लग जाता है, या वो बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, या रोने लग जाएगा, या चीखें मारेगा। ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स ही हैं। कॉज्ड बाय एन इंटरेक्शन ऑफ न्यूरोबायोलॉजिकल, किस वजह से होता है? जब इंटरेक्शन होता है न्यूरोबायोलॉजिकल का, साइकोलॉजिकल और फेमिलियर फैक्टर्स का, जब ये फैक्टर्स ये कॉज करवाते हैं एंजाइटी, तो इनकी वजह से होगा। डॉक्टर्स क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे? शॉपिंग विदाउट सेटिस्फेक्शन। ठीक है। ये डॉक्टर जो है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे और विदाउट सेटिस्फेक्शन इसके ऊपर चल पड़ेंगे। मीटिंग नीड्स, डॉक्टर डॉक्टर शॉपिंग विदाउट सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास तो गए हैं मेडिसिन लेने, लेकिन उसने आपको सेटिस्फाई नहीं किया, उसने दवाई पकड़ा दी है। मीटिंग नीड्स मीटिंग नीड्स फ्रॉम फिजिकल कंप्लेंट्स अनकॉन्शियसली। ठीक है। नीड्स मिलना यहाँ पे बहुत जरूरी है साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स की, और अनकॉन्शियस हो स्पेशली कोई तो। तो इसके अलावा डिफरेंट क्या है? डिफरेंस होता है डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टिशियस डिसऑर्डर। जो एंजाइटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्मेटोफॉर्म है या हिस्टेरिया है, ये डिफरेंट होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर से। हिस्टेरिया है, हिस्टेरिया कहेंगे एंजाइटी को, और फंक्शनल होने को, अजीब सी सिचुएशन है कोई। अब हिस्टेरिया अगर किसी की शादी का कह दिया तो उसको भी हिस्टेरिया होगा कि मेरी शादी जल्दी हो जाएगी, उसको फोबिया होगा, मैं पढ़ नहीं सकूंगी, मेरा बचपन खत्म हो जाएगा, एक खौफ होता है। ठीक है। और वो उस चीज की वजह से उसको फैक्टिशियस तो नहीं होगा, लेकिन उसको इधर उधर के ख्यालात के अजीब से खौफ और एंजाइटी और अजीब से सिम्टम्स वगैरह आएंगे। एंजाइटी रिलेटेड में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी है। डिसोसिएशन का मतलब आपको नजर आ रहा है कि एसोसिएशन नहीं रहती। इसमें क्या होगा? एंजाइटी जो है वो रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस, विच हेल्प्स पेशेंट टू सर्वाइव एक्सट्रीम इमोशनल पेन। ठीक है। एंजाइटी रिमूव हो गई है कॉन्शियस से, कॉन्शियस अवेयरनेस से चली गई है कि भी मुझे कोई एंजाइटी है, लेकिन ये इसने हेल्प की है पेशेंट की सरवाइव करने में, किसमें? एक्सट्रीम जो इमोशनल पेन थी उसमें सरवाइव करने में ये हेल्प करता है। यानी कि एंजाइटी की डिसोसिएशन हो गई है इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन से, दोनों का कनेक्शन नहीं है, तो उसके इमोशंस जो है वो डल होना शुरू हो जाएंगे। Disruption in the usually integrated functioning of the consciousness है, और memory identify है, और इसके अलावा perception है। डिसरप्ट हो जाएंगे, यूजुअली इंटेग्रेटेड होगा फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, मेमोरी के साथ, आइडेंटिटी के साथ और परसेप्शन के साथ। ठीक है। इन चीजों में इंटरप्शन आएगी, मेमोरी डिस्टर्ब होगी, आइडेंटिटी में उसको प्रॉब्लम आएगी, लोगों को पहचानेगा नहीं, परसेप्शन उसकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है। और कॉन्शियसनेस भी उसका डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें डीपर्सनलाइजेशन में है, डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगी, और डिसऑर्डर हो जाएगा जिसमें आउटसाइड देयर माइंड और बॉडी। ठीक है। और डिसएसोसिएट हो जाएगा, एमनीजिया हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी पेशेंट चला जाएगा, डिसएसोसिएटिव फ्यूग में जाएगा, यानी कि ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड इनएबिलिटी टू रिमेम्बर द पास्ट, कंफ्यूज्ड अबाउट द आइडेंटिटी, अपने घर से ट्रैवल करके कहीं और चला जाएगा, आइडेंटिटी नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो है वो इन इनेबल हो जाएगा अपने पास्ट को याद करने में, याद रखने में, जैसे कि मैं कहाँ का था, मैं किस जगह रहता था, मैं कहाँ से आया हूँ। ये कहते हैं ना वो, मेरे घर वाला फलाना बंदा, या अक्सर लगा होता है तलाशे गुमशुदा,
ठीक है। तो वो लोग मेंटली जब डिस्टर्ब हुए तो क्या हुआ कि अपने घरों से निकले और फिर वापस नहीं आ सके क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। डिस एसोसिएटिव। अच्छा, इसी तरह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में दो टू और मोर आइडेंटिटीज होती हैं और पर्सनालिटी स्टेट आती है। अब ये जो डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर है, इसी में ड्यूअल पर्सनालिटी आती है और पेशेंट अपनी पर्सनालिटी के साथ अपने अंदर और चीजें अडॉप्ट कर लेता है और उस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है। यानी कि दिन में मैं कुछ और होता हूँ, रात में मैं कुछ और होता हूँ, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, मेरे अंदर और चीजें आ जाती हैं। मेरे अंदर कोई और बंदा आ जाता है, वो ऐसे बोलता है, मैं नहीं बोलता, वो ऐसे सोचता है, तो लोग इस लेवल पे भी पहुंच जाते हैं बीमारी में, टेंशन में। ठीक है। अब जैसे इस पिक्चर को देखो, ये क्या कह रही है। अगर माइल्ड होगी तो डिसोसिएटिव स्टेट होगी। ठीक है। और डे ड्रीमिंग होगी, दिन में ख्वाब आएंगे, दिन में ख्यालात आएंगे, अजीब अजीब बातें सोचेगा। अगर मॉडरेट होगी तो डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगी, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर हो जाएगा और डिसोसिएटिव एमनीजिया होगा। ठीक है। और चौथे पे क्या होगा, अगर स्वेयर हो तो डिसएसोसिएटिव फ्यूग होगा और डीआईडी होगा। अब हमने फ्यूग क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रैवल अवे फ्रॉम द होम, जिसको जो स्वेयर लेवल पे जिसका ये हो जाएगा डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, ये क्या करेगा कि अपने घर से भाग जाएगा और फिर उसको वापसी का रास्ता भी नहीं पता। ठीक है। अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाएगा बेचारा और वो फिर वापस नहीं आ पाएगा कभी भी। ठीक है। ये स्फीयर लेवल पे है। जी। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हो? कभी कोई इस तरह का कोई जानने वाला मिला या मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा जो घर से कभी गया और फिर उसके बाद वापस नहीं आया? जैसे कि फिर ऐसे लोगों का होता क्या है, जो अपनी आइडेंटिटी वगैरह भूल जाते हैं और वो फिर उनका बिहेव भी नॉर्मल नहीं होता, वो ऑड बिहेव करते हैं। ठीक है। वो फिर उनकी एंजाइटी और उनका स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका होता है। जैसे कि इस तरह की ये होती है सिचुएशन कि ये लोग ना, इनको फिर वो पहले ही अपने वो घूमे होते हैं, साईं बने होते हैं। ठीक है। और उनकी एंजाइटी, खौफ, फोबिया, वो बेचारे इतना ज्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिर आते जाते उनको छेड़ते हैं, ओए पागल है, ओए ओ पागली आई, पागली आई, ओ वो देख पागल है। हम मैंने इस तरह की सिचुएशंस देखी हुई हैं। हमारा घर था स्टेशन के पास, कैंट में ना, स्टेशन के पास। तो अच्छा अच्छा, मेरे क्या हुआ था ऐसा इंसिडेंट। अच्छा। तो उसको, वो जो बेचारा ऐसी सिचुएशन में था, उसको लोग छेड़ते थे आते जाते। तो वो फिर क्या करता था, वो क्योंकि ट्रिगर होता था, वो उसका ट्रिगर पॉइंट था, तो वो क्या करता था, वो पत्थर मारता था सबको। और वो इस तरह के पेशेंट बेचारे जो भी होते हैं, वो सभी पत्थर ही मारते हैं फिर आते जाते को। तो वो फिर जब वो पत्थर मारते हैं तो वो नुकसान में बात आ जाती है कि ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे, बेसिकली पहले तो लोग उनको ट्रोमा दे रहे हैं ना मेंटली। ठीक है। तो वो फिर मारता था लोगों को, जब बच्चे आते जाते उसको छेड़ते थे, जब वो जो भी पर्सन होता था, तो वो फिर क्या करते थे, फिर उसका सोल्यूशन ये होता था कि उसके हाथ पैर किसी तरीके से बांधते थे और उसको ट्रेन पे चढ़ा देते थे, वॉशरूम में ना बंद कर देते थे। तो जब उसे वॉशरूम में बंद कर देते थे तो फिर ये होता था, कोई स्टेशन वगैरह आता था तो उसको फिर जब वो वॉशरूम कोई भी खोलता था तो वो पेशेंट वहां से निकल आता था और वो बाहर वो भाग जाता था। यानी कि वो उस इलाके से निकल जाता था, वो फिर किसी और इलाके में चला जाता था।
इसी तरह ये लोग बेचारे अपनी एक जगह से दूसरी जगह गुम होते हैं, अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्लेस भूलते जाते हैं और कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं। अब उन्हें पता है ये नुकसान पहुंचाता है, तो वो यहाँ से निकले दूसरी जगह भेज दिया। अब जैसे मुल्तान की ट्रेन से बिठाया और वो बहावलपुर जाके उतरा, ठीक है, या उसको लाहौर वाली ट्रेन की तरफ बिठा दिया। इस तरह से होता है। तो बेचारे यहाँ से वहां इस वजह से भी मूव करते हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसी तरह एक फीमेल थी, उसको इसी तरह से कोई उसकी फैमिली हिस्ट्री थी। वो जब उससे बात करते थे ना उसके पास बैठ के, तो वो सही बातें करती थी, सही बात बताती थी। मेरी एक मासी का घर था स्टेशन के पास, ठीक है, हम लोग उधर जाते थे तो उधर की स्टोरी मोहल्ले वालों ने बताई थी। वो कहते हैं कि उसके पास उसने हाथ में ना एक गुड़िया पकड़ी होती थी और बड़ी खूबसूरत सी औरत थी, गुड़िया पकड़ के बैठी होती थी, कभी भीख मांगती थी, कभी बातें करती थी, इस तरह। तो लोग क्या करते थे, बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए रोती थी। उसका उस बेचारी वो जो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ कि इसी तरह और लोगों ने भी उसको बहलाया फुसलाया होगा, अपनी बातों में लाए होंगे। तो वो बेचारी कुछ अरसे बाद वो प्रेग्नेंट घूम रही थी, ठीक है, उसी एरिया में। तो क्या होगा कि इसी तरह किसी ने उसका जो है वो मिसयूज किया होगा बेचारी का, और वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। पूछा ये कैसे हुआ, उन लोगों ने जो फीमेल्स वगैरह वहां आसपास रहती थी गुजरती थी, यानी कि लोग बड़े दुखी हुए कि ये कैसे हुआ। कहती पता नहीं कौन था, पता नहीं कौन था, उस बेचारी को नहीं पता लग रहा था। तो ये इस तरह के, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। मैं जब जब ये बात याद करती हूँ या मुझे ये बात याद आती है, मुझे मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये बात सुन के। तो बेसिकली इस लोग इस तरह भी करते हैं, इंसान बड़े बड़े गंदे इंसान दुनिया में पड़े हुए हैं जो कि लोगों का गलत यूज कर जाते हैं। अच्छा, मेरीन कह रही है कि मैं मेरा एक कजन था, पहले एक बार गया था, फिर खुद ही वापस आ गया था, लेकिन अब फिर वो कहीं चला गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। और वो भी मेंटली सिक था। मेंटली वो रिटार्टेड था या फिर उसको कोई प्रॉब्लम था, जैसे कि वो होता है, कोई इस तरह के इश्यूज वगैरह होते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज वगैरह होता है, ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी। ड्रग्स भी कहते हैं दिमाग को खुशक कर देती है। खुशक करने का मतलब है कि वो ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस में लोग चले जाते हैं, और उस साइकोसिस की वजह से भी वो लोग यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। चलो अटेंडेंस लगवा दो, समझ आई है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सारी बात क्लियरली समझ आ गई है? इस तरह हमारे एक मोहल्ले में था, जानने वाला था, वो लड़का एक दफा घर में लड़ता लड़ता चला गया घर से बाहर। जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वो जो घर से गया है ना, अपने वो बचपन में घर छोड़ के गया था, वापस नहीं आया था। तो उसकी जब एक दफा जब ये वाली स्टोरी हुई थी ना कि एक बंदा था वो तेजाब में बच्चों को फेंक देता था, फिर ये वाली स्टोरी हुई थी एक दफा, फिर एक दफा ये वाली स्टोरी हुई थी। और जैसे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह कराची वगैरह में हो रहे थे, इस तरह की सिचुएशन थी। तो क्या उसकी माँ क्या थी, जब भी खबरें देखती थी वो रोने लग जाती थी कि मेरे बेटे को ना कुछ हो गया हो। हमारे बिल्कुल घर के साथ उसका घर था। वो बड़ा रोती थी, मेरे बेटे को ना कुछ हो गया हो, मेरे बेटे को ना हो गया हो। वो बहुत छोटा था जब वो घर से गया था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो घर से भाग गया। वो नॉर्मल था, वो अब नॉर्मल नहीं था। तो फिर एक दफा उसके वो अपने किसी रिश्तेदार से मिला कराची में, या फिर उसने फोन तो नहीं कर सकते थे, फोन नहीं थे तब, मुझे याद है ये हमारे बहुत बचपन की बात है, तब फोन नहीं थे। जब हम लोग ट्रेनिंग में गए हैं तब फोन आए थे। उसने मैसेज दिया किसी तरीके से, या लेटर भेजा या कुछ ऐसा पैगाम भेजा, जिसकी वजह से उसके घर ये मैसेज गया कि वो जिंदा है और उसको देखा गया फलानी जगह पे। फिर उसकी माँ बड़ा रोई, फिर उस दिन भी बड़ा रोई।
और बड़ा परेशान हुई। उसने कहा भी किसी तरह उसको वापस बुलवा दो, भिजवा दो। और लेकिन उसको अपना घर बार याद था, उसको हर चीज याद थी। फिर वो एक दिन खुद ब खुद, हमने खुद देखा उसको आते हुए। वो आ गया और पूरे मोहल्ले में, पूरी हमारी एक एक पूरा एरिया था, बच्चे उसका हाथ पकड़ के भागे आ रहे उसको लेके के जी। जो है ना, ओए काका आ गया, काका आ गया, शोर मचाते हुए मोहल्ले में आस पास बच्चे उसके भागे आ रहे हैं। उसको बड़े धूमों से लेके आ रहे हैं, वो काका आ गया, सारे उसको लेके आए। तो उसकी माँ बड़ा रोई, बड़ा रोई, फिर उसने, वो भी रोया, उसने माफी भी मांगी। अच्छा, फिर हम हर रोज, हम बच्चे बच्चे हर रोज उसके पास। अच्छा भाई, फिर आपने क्या क्या किया वहां पे, क्या क्या होता था? अच्छा, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या मुश्किलात देखी? और वो जवान होके आया था, बड़ा सारा होके आया था, मूछें मूछें थी, बड़ा सा पाई होके आया था, कद शद निकल गया हुआ था, और काफी फर्क उसमें आ गया था। लेकिन उसने उस एज में पता नहीं क्या क्या मुश्किलात देखी होंगी। कराची जैसी जगह पे रह रहा था, मेहनत मजदूरी करता था, और पता नहीं उसने क्या क्या देखा होगा। अच्छा। अच्छा, मेरीन कह रही है कि वो बिल्कुल सही था, अब कुछ टाइम से उसका उसका ये मेंटल प्रॉब्लम हुई हुई है। उसने मैट्रिक भी किया हुआ था, कभी कभी बिल्कुल सही हो जाता था और कभी कभी अब नॉर्मल बिहेव करता था। हाँ बेचारे, हो जाता होता है ऐसे। बस खुदा ही करे, ये इंसान के बस में नहीं है, जिनके साथ हो जाता है बस खुदा ही उनका हाफिज है। बस बड़ी मुश्किलात होती हैं, हमें नहीं पता, बस हर वक्त अपने लिए, अपने अपनों के लिए हर वक्त दुआ करो, खुदा सबके लिए आसानी करे, किसी के लिए ऐसी मुश्किल ना आए। मैंने तो देखी है ना, मेंटल में पेशेंट्स देखे हैं ना, उन बेचारों को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। और लोग मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, लोग तंग ज्यादा करते हैं। बस ऐसे ही है। चलो, जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप में मैसेज नहीं किया वो मैसेज कर दो, ताकि उनकी अटेंडेंस लग जाए।